बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक टॉपिक है बैक ईएमएफ इफ़ेक्ट इन मोटर। हम पढ़ रहे थे अबाउट जनरेटर एंड मोटर। जनरेटर में आप वर्क करते हैं, कॉइल को घुमाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा होती है, जबकि मोटर में हमने कॉइल को कनेक्ट कर दिया बैटरी से, इलेक्ट्रिक करंट हम खुद सप्लाई कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रिक एनर्जी आप सप्लाई करेंगे तो ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी। तो इसमें मोटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी। ये बैक ईएमएफ इफ़ेक्ट क्या होता है मोटर में? क्योंकि हमने इस कॉइल में करंट खुद छोड़ा, ये करंट इस कॉइल में फ़्लो कर रहा है जिसकी वजह से कॉइल रोटेट कर रही है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें एक मोशनल ईएमएफ भी पैदा होती है, जिसकी वैल्यू भी हमने पढ़ी थी VBL sin थीटा। ठीक है, जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, जब इस पे टार्क पैदा होगा, जब ये रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो एक इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो जाती है। ये जो इंड्यूस ईएमएफ है ये हमारी सप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट होती है। जो ईएमएफ इंड्यूस है ये अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट होती है, इसलिए इसे हम बैक ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, तो ये बजाय इस वोल्टेज को सपोर्ट करने के इसकी मुखालफत करती है। गोया सर्किट में जो वोल्टेज बाकी बच जाती है इंड्यूस ईएमएफ के बाद वो V माइनस E है। तो वोल्टेज में कमी आ गई। चूँकि वोल्टेज में कमी आ गई, डेफिनेटली करंट भी कम होगा। अगर आप ओहम लॉ अप्लाई करें तो पोटेंशियल V इज़ इक्वल टू IR। करंट किसके बराबर होगा? V माइनस E डिवाइडेड बाई R। अब इंड्यूस करंट की वैल्यू ये है। ठीक है, अब ये करंट है। वैसे अगर ये इंड्यूस ना होती तो करंट कितना होता? तब करंट मैक्सिमम होता V/R। मगर इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट की वैल्यू कम हो जाती है, मगर इतना करंट ज़रूर होता है तो कि इस मोटर को घुमाए रखता है। मोटर उसकी वजह से रोटेट करती रहती है। जब आपने मोटर को स्टार्ट किया, जब स्पीड कम है मोटर की, तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कम होती है, तकरीबन 0 होती है, तब करंट मैक्सिमम होता है। लेकिन जो जो मोटर की स्पीड बढ़ती जाती है, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू बढ़ती जाती है, जिसके नतीजे में करंट कम होता रहता है। ठीक है, इफ़ मोटर इज़ ओवरलोडेड, अगर मोटर को आप ओवरलोड कर दें, ओवरलोड करने से स्पीड उसकी क्या हो जाती है? बहुत स्लो हो जाती है। ओवरलोड करने से स्पीड स्लो हो जाती है। स्पीड के स्लो होने से मोशनल ईएमएफ कम हो जाती है, जिससे करंट बढ़ जाता है। अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा ओवरलोड कर दें मोटर को तो करंट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो मोटर को जला देगा। तो मोटर के जलने की वजह करंट का बढ़ जाना होता है जब आप किसी इस मोटर को क्या करेंगे? ओवरलोड करेंगे। ठीक है, एक और टॉपिक है जिसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये क्या होता है, कैसे काम करता है? आपके पास जो वाटर की सप्लाई आ रही है, फ़र्ज़ करें वो 220 वोल्ट है, और आपके घर में लगी हुई है डोर बेल। ये डोर बेल 9 वोल्ट पे काम करती है। अगर आप डायरेक्ट 220 इसको देंगे तो ये तो जल जाएगी। क्या करना पड़ेगा? हम इनके दरमियान एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं जो 220 के पहले 9 वोल्ट बनाएगा। ये 9 वोल्ट हम इस बेल को देंगे तब ये चलेगी। ठीक है, इसी तरह अगर घर में कोई बड़ा एप्लियंस है, बड़ा एसी है जो कि 300 वोल्ट पे चलता है,
आप उसको 220 देते रहे कभी भी नहीं चलेगा। यहाँ भी हमें एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा जो पहले 220 के 300 बनाएगा, 300 वोल्ट देंगे तब चलेगा। तो ये जो हमने डिवाइस इस्तेमाल किया जो वोल्टेज को कम कर रहा है या वोल्टेज को ज़्यादा कर रहा है, इसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कम करता है या ज़्यादा करता है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है उसे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। दो किस्म के ट्रांसफार्मर होंगे, एक वो जो वोल्टेज को कम करे उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, और जो वोल्टेज को बढ़ा देगा उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो दो किस्म के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। ये कैसे काम करेगा, वोल्टेज कम ज़्यादा कैसे होती है? सिंपल सर्किट है इसका। एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन है, आयरन का टुकड़ा है जिसको हम कोर कहते हैं। ये आयरन का टुकड़ा है, सारा अंदर से खाली है, ये आयरन का टुकड़ा है। इस आयरन के टुकड़े पर वाइंडिंग कर देते हैं कॉपर की तार लपेट दी जाती है ऐसे, ठीक है। दूसरी तरफ भी आप तार लपेट दें, वाइंडिंग करते हैं। एक तरफ आप खुद वोल्टेज सप्लाई करते हैं, जो आपकी वापडा की सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट, ये आप सप्लाई करेंगे। इसको हम प्राइमरी वोल्टेज कहते हैं, ये प्राइमरी सर्किट है। और इधर जो आप वोल्टेज हासिल कर रहे हैं उसको हम सेकेंडरी वोल्टेज कहते हैं। ये कम भी हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है। तो एक प्राइमरी हिस्सा है और एक सेकेंडरी, दोनों तारों को हमने आयरन कोर के ऊपर वाइंड कर दिए, इसे आयरन कोर कहते हैं, ठीक है। इसकी नंबर ऑफ टर्न्स NP है और इसकी नंबर ऑफ टर्न्स NS है। अब जब आप वोल्टेज सप्लाई करेंगे, करंट छोड़ेंगे, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पैदा होती हैं, एरिया में से पास हो रही हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हुआ। किसके बराबर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? B.A। अब अल्टरनेटिंग वोल्टेज में वेरिएशन होती है, करंट की डायरेक्शन हर हाफ साइकिल में चेंज हो जाती है, जिसके नतीजे में फ्लक्स चेंज होगा। जितना ज़्यादा फ्लक्स में चेंज आएगी उतनी ज़्यादा EMF पैदा होती है, अपोजिट डायरेक्शन में EMF पैदा होती है। जितना ज़्यादा फ्लक्स में चेंज आएगी उतना ज़्यादा EMF पैदा होती है। यहाँ हम कांस्टेंट क्या इस्तेमाल करते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स। अगर सर्किट की रेजिस्टेंस कम हो तो जो इंड्यूस EMF है ये बराबर होती है जो आपने वोल्टेज सप्लाई की है। सो प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल टू -NP डेल्टा फाई ओवर डेल्टा T। अब चूँकि ये दोनों सर्किट आपस में मैग्नेटिकली कपल्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पैदा हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड पूरे आयरन कोर में फैल जाएगा। तो यहाँ भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, यहाँ भी मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हुआ और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वजह से फ्लक्स में चेंज आई, और एक वोल्टेज यहाँ इंड्यूस भी होती है जिसको VS कहेंगे। ये किसके बराबर होगी? NS डेल्टा फाई ओवर डेल्टा T। तो ये प्राइमरी वोल्टेज है, ये सेकेंडरी। देखना है दोनों का डिपेंड किस पे है, दोनों की रेशो कम या ज़्यादा का डिपेंड किस चीज़ पर है। दोनों को आपस में डिवाइड कर लें 1 और 2 को। VS डिवाइडेड बाई VP
इज़ इक्वल टू माइनस एन एस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी माइनस एन पी डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो जो वोल्टेज की रेशो आ गई वी एस ओवर वी पी, इट इज़ इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। मतलब जो वोल्टेज की रेशो है उसका डिपेंड जस्ट नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो पे आ रहा है। या वी एस की वैल्यू क्या होगी, सेकेंडरी में जो वोल्टेज है वो है एन एस डिवाइडेड बाई एन पी मल्टीप्लाइड वी पी। बस करें, प्राइमरी वोल्टेज मैं सप्लाई कर रहा हूँ 220 वोल्ट, जो वापडा की सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट सप्लाई की, और नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी की और सेकेंडरी दोनों के नंबर ऑफ टर्न फ़र्ज़ करें मैंने 8 रख दी हैं, सेम है। तो सेकेंडरी में कितनी वोल्टेज पैदा होगी, वी एस इज़ इक्वल टू 8/8 मल्टीप्लाई टू 20। कोई चेंज नहीं आई, ना ये वोल्टेज बढ़ा रहा है ना वोल्टेज कम कर रहा है। लेकिन अगर मैं सेकेंडरी की नंबर ऑफ़ टर्न 16 कर दूं, प्राइमरी की वही 8 हैं, मैंने नंबर ऑफ़ टर्न डबल कर दी, तो सेकेंडरी की वोल्टेज क्या हो जाएगी 16/8 मल्टीप्लाई टू 20, ये अब 440 वोल्ट हो गए। गोया सेकेंडरी की नंबर ऑफ़ टर्न बढ़ाने से वोल्टेज भी डबल हो गई बढ़ के। लेकिन अगर सेकेंडरी की नंबर ऑफ़ टर्न आप कम कर दें, प्राइमरी की वही रखें, तो अब जो सेकेंडरी में वोल्टेज पैदा होगी 4/8 मल्टीप्लाई टू 20, ये 110 वोल्ट है। तो जस्ट सेकेंडरी की नंबर ऑफ़ टर्न को कम या ज़्यादा करके हम वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं, वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए नंबर ऑफ़ टर्न्स इन द सेकेंडरी शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ़ टर्न्स इन द प्राइमरी, एंड फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर number of turns in the secondary should be less than number of turns in the primary। तो सिंपल फिनोमिना है, जस्ट हमें वाइंडिंग करनी है और नंबर ऑफ़ टर्न्स को चेंज करके आप वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि चूँकि हम वोल्टेज को जस्ट स्टेप अप ट्रांसफार्मर से बढ़ा सकते हैं, अगर आप पूरे मुल्क में स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते जाएं, जहाँ वोल्टेज कम हो गई स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया, वोल्टेज को बढ़ाते रहें, तो पूरे मुल्क में स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाकर क्या आप एनर्जी क्राइसिस पे काबू पा सकते हैं? तो फिर ये लोड शेडिंग क्यों होती है, एनर्जी क्राइसिस क्यों है? क्या स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से इस क्राइसिस पे काबू नहीं पाया जा सकता? ये किस लॉ पे काम करता है? इट इज़ बेस्ड ऑन, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो तो म्यूचुअल इंडक्शन है कि आप एक सर्किट में करंट को चेंज करें, दूसरे सर्किट में वोल्टेज इंड्यूस होती है। इसका प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन है। किस लॉ पे काम करता है? इट ऑपरेट ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पावर। प्राइमरी की पावर और सेकेंडरी की पावर सेम रहती है, प्राइमरी और सेकेंडरी की पावर सेम रहती है। पावर होती है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। गोया जो सेकेंडरी टू प्राइमरी वोल्टेज की रेशियो है वो करंट की रेशियो के इनवर्स है, IP/IS है। मतलब क्या हुआ, अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, पावर बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो वो दोनों आपस में इन्वर्सली होते हैं, वोल्टेज इन्वर्सली टू करंट है। गोया जहाँ वोल्टेज स्टेप अप हो रही होती है वहाँ करंट स्टेप डाउन हो रहा होता है। अगर आप वोल्टेज को बढ़ा दें तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पावर सेकेंडरी की वही होगी जो प्राइमरी की पावर है। तो गोया हम जो वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं वो किसकी कास्ट पे करते हैं, एट द कास्ट ऑफ करंट।
करंट कम हो जाता है। यही वजह है कि आप अगर 1-2 स्टेप आप ट्रांसफार्मर लगाएंगे, आगे जाके करंट ही ज़ीरो हो जाएगा, फिर ना करंट होगा ना ही ऑपरेट करेगा। इसलिए आपको नए डैम बनाने पड़ते हैं, नए प्लांट लगाने पड़ते हैं, ताकि आपके पास इलेक्ट्रिक करंट भी होना चाहिए, जिसकी बुनियाद पे आप वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं। तो ये रेशियो है वोल्टेज और करंट की। तो जो रेशियो ओवरऑल बनेगी, रेशियो ऑफ वोल्टेज इज़ इक्वल टू डायरेक्टली होती है नंबर ऑफ टर्न्स की रेशियो के, मगर ये इन्वर्सली होते हैं करंट की रेशियो के, IP/IS। ये करंट, वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स की रेशियो है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करने के लिए विदाउट पावर लॉस, विदाउट मच पावर लॉस, ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ये ट्रांसमिशन लाइन होती हैं, उनमें हमने पावर को सप्लाई करनी है। पावर किसकी इक्वल होती है? पावर बराबर है I²R। तरबेला डैम है, मंगला डैम है, कहीं दूर है, वहाँ से ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए इलेक्ट्रिक करंट, पावर हम तक पहुँचती है। पावर मिनिमम कैसे हो सकती है? या तो रेजिस्टेंस कम हो या करंट कम हो। रेजिस्टेंस कम कैसे हो सकती है? अगर आप प्योर थिक कॉपर वायर इस्तेमाल करें, कॉपर की प्योर थिक वायर इस्तेमाल करें, ये बहुत इनइकनॉमिकल है, कमर्शियल नहीं है, महंगी वायर्स होती हैं, तो लंबा ख़र्चा है, तो ये बहुत कास्टली हो जाएगा। तो क्या किया जाता है, जहाँ पे पावर पैदा हो रही है वहाँ बड़े बड़े स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। ठीक है, जहाँ पे पावर प्रोड्यूस हो रही है वहाँ बड़े बड़े स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं, जो वोल्टेज को किलो वोल्ट तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, किलो वोल्ट तक, 2000, 5000, 10,000 वोल्ट तक बढ़ा देते हैं। जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, करंट कम हो जाता है, तो कम करंट को फिर वायर में छोड़कर पावर की ट्रांसमिशन की जाती है। जो करंट कम होता है, इसलिए पावर लॉस कम से कम होता है। तो ये जो हाई ट्रांसमिशन वायर होती हैं, इसमें अगर 5000 वोल्ट पोटेंशियल आ रहा होता है, करंट कम होता है, फिर जब घरों में सप्लाई करना होता है, तो आपकी घर के गली के कोने में एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ये क्या करता है, उस 5000 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके आपके घरों में सप्लाई करता है। तो आप काम 220 पे करते हैं, मगर हाई ट्रांसमिशन वायर में हाई पोटेंशियल होता है, जिसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से कम करके घरों में सप्लाई किया जाता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है पावर की ट्रांसमिशन का थ्रू हाई टेंशन वायर्स। और जो आइडियल ट्रांसफार्मर है, उसमें तो प्राइमरी और सेकेंडरी की पावर सेम रहती है। आइडियल ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी में पावर सेम रहती है, मगर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली सेकेंडरी की पावर में कमी आ जाती है ड्यू टू 2 रीज़न: प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट एंड ड्यू टू हिस्टेरेसिस लॉस। ये 2 वजूहात हैं जिनके नतीजे में सेकेंडरी में पावर कम होती है, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, एक इसका अपना करंट भी इंड्यूस होता है। ये इंड्यूस करंट ओरिजिनल को कम करता है, अपोजिंग होता है, इसकी वजह से पावर में कमी आती है। और हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, चूँकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग करंट है, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, ये हाफ साइकिल में अगर क्लॉकवाइज हैं, तो नेक्स्ट हाफ में इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होती हैं। तो हर हाफ साइकिल में इनकी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से, इसकी वजह से भी पावर लॉस होता है। इसको हम हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। इसे हम 17 चैप्टर में पढ़ेंगे, हिस्टेरेसिस का टॉपिक है। सो एनर्जी लॉस ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इन आयरन कोर इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस। तो इन्हें मिनिमाइज़ किया जाता है ताकि पावर कम से कम हो। अब जो आउटपुट पावर होगी, जो आउटपुट पावर है वो किसके बराबर होती है, ये जो एफिशिएंसी है पावर की, कोई ट्रांसफार्मर कितना एफिशिएंट है, उसका फार्मूला होता है आउटपुट पावर
डिवाइडेड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाई 100। तो हमारी कोशिश होती है इनपुट पावर आउटपुट के बराबर हो, तमाम लॉसेस को मिनिमाइज़ किया जाए ताकि एफिशिएंसीज़ की 100% हो जाए। 100% एफिशिएंसी कब होगी? जब ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, इसके लिए कुछ तरीक़ेकार बनाए जाते हैं और हमें पावर को मिनिमाइज़ करना होता है। उसको देखिएगा, समझ ना आए तो बताइए। थैंक यू।